नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है। हिंदी शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करेंगे, 13 की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, हिंदी पेडागॉजी के बेहतरीन लाजवाब यहाँ पे इस प्रैक्टिस सेट पर 15 बेहतरीन प्रश्न करेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है हिंदी पेडागॉजी में 15 आपके पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के और 15 प्रश्न अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 15 में से पेडागॉजी में से 15 कंफर्म करना है। तो इस प्रैक्टिस सेट और आने वाले प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले आपके 12 जो है प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। सभी क्लासेज, सभी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि ये राष्ट्र हित में शिक्षकों का परिवार है, टीटी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों आइए प्रथम प्रश्न देखते हैं, और 15 में से आप लोगों का स्कोर क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। ये पिछले क्लास का मॉक क्वेश्चन है हमारा कि सुभाष पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है तो वह किससे ग्रसित होगा? डिस्ग्राफिया से, डिसलेक्सिया से, डिसकैलकुलिया से या डिस्थीमिया से ग्रसित होगा। तो सुभाष पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव कर रहा है तो वह किससे ग्रसित हो जाएगा? देखिए, जब भी पढ़ने संबंधी कठिनाई की बात की जाती है तो डिसलेक्सिया की बात करते हैं। लिखने संबंधी कठिनाई की बात की जाती है, डिस्ग्राफिया बात करते हैं। और गणना संबंधी की अगर बात करें और आप बोलेंगे गणना तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, तो डिसकैलकुलिया की बात करेंगे। और डिस्थीमिया किस लिए होता है? मानसिक विकार संबंधित होता है। तो यहाँ पर जो सुभाष है वह डिसलेक्सिया से ग्रसित, डिसलेक्सिया पठन विकार की बात कर रहे हैं। इसी तरह डिस्ग्राफिया जो है लिखने में कठिनाई और डिसकैलकुलिया गणना में कठिनाई से संबंधित है। और जो डिस्थीमिया होता है एक प्रकार का मानसिक अवसाद की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है साथियों, जो लिखना होता है, जो राइटिंग होती है, एक तरह की बातचीत है, एक तरह की यांत्रिक कौशल है, अत्यंत जटिल कौशल है या पढ़ने के बाद सीखी जाती है? प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट सर्वोपरि है। श्रमान हैं जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हैं। साथियों लिखने की बात कर रहे हैं तो लिखने आपके एक तरह बातचीत होती है। लिखना एक तरह का बातचीत है। और वो कैसे है? क्योंकि बच्चा लिखने के माध्यम से भी अपनी बात को बताता है। और लिखना एक तरह की बातचीत ही है। लिखते वक्त हम किसी को या किसी से संवाद कर रहे होते हैं, हालांकि वह व्यक्ति हमारे सामने नहीं होता है। इस बातचीत का माध्यम बनी थी। और बच्चे जो होते हैं, भाषा और अध्यापक, भाषा के बारे में ढंग से सोचने, विचारने और इसे समझने की भूमिका बनाने की दृष्टि से यह अद्भुत किताब होती है। तीसरा प्रश्न है साथियों, जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है कि चॉम्स्की के मतानुसार भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है, या भाषिक क्षमता जन्मजात होती है? मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी सभी कमेंट कीजिएगा कि चॉम्स्की के मतानुसार क्या है, चॉम्स्की का कथन क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 होगा। तो चॉम्स्की के मतानुसार या चॉम्स्की का कथन क्या हो जाएगा कि भाषिक जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है। और काफ़ी बार पूछा भी गया प्रश्न है कि भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, किसका कहना है? तो आपका जवाब फीडबैक चॉम्स्की होना चाहिए। चॉम्स्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है और इस अवस्था में एक तरह से बालक ध्वन्यात्मक संकेतों से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे बालक जन्म लेते ही रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और ये ध्वनियाँ पूर्णतः स्वाभाविक, स्वचालित एवं नैसर्गिक होती हैं। चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बात कर रहे हैं प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? सभी प्रत्येक भाई बहन, सभी शिक्षक बंधु यहाँ पे ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। तो प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई इस स्थिति है, उसे वास्तव में लेखन हो रहा है, ये आपको बताना है कि श्याम पट पर लिखे हुए
को समझकर लिख रहे हैं। दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं या पाठ पुस्तक से देखकर बोलकर लिख रहे हैं या पाठ पुस्तक के पढ़कर याद करके लिख रहे हैं। तो प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की कक्षा की बात कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में जो नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है, दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो ये जो हमारा संदर्भ है, इस संदर्भ में जो है वास्तव में लेखन हो रहा है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इस समूह में दो दो समूह चर्चा करने के बाद विद्यार्थी क्या है, अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं। तो वास्तव पे यहाँ पर आपका लेखन हो रहा है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से अक्षर बोध विधि नहीं है। इनमें से प्रत्यक्ष विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है, वर्ण विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है, शब्द विधि अक्षर बोध की विधि नहीं है, या वाक्य विधि। तो यहाँ से हमारे दो प्रश्न क्लियर होते हैं। ये तो हमें पता चल जाएगा कि अक्षर बोध की विधि कौन कौन से हैं, और ये भी पता चल जाएगा कि अक्षर बोध की विधि नहीं है। देखिए, वर्ण विधि, शब्द और वाक्य, क्या ध्यान दीजिएगा, वर्ण शब्द वाक्य ये होते हैं अक्षर बोध की विधियाँ। ये तीनों हमारी कौन सी विधियाँ हैं, अक्षर बोध की विधियाँ हो जाएंगी। लेकिन प्रत्यक्ष विधि आपके अक्षर बोध या अक्षर बोध की विधि नहीं होगी। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी विधि है आपकी जो होती है। जबकि क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो आपका प्रश्न ऑप्शन दिया गया प्रत्यक्ष जो विधि होती है वह द्वितीय भाषा शिक्षण में उपयोगी मानी जाती है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले प्रश्न की। साथियों, जो वाणी होती है खाली स्थान लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। अर्थात वाणी स्थिर होती है, वाणी अस्थायी होती है, वाणी गौड़ होती है, या वाणी स्थायी होती है। तो वाणी किस प्रकार की होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। देखिए, बदलना ये आपके प्रश्न पर ही उत्तर दे दिया गया है। अब ये हमें समझना है कि इसका उत्तर क्या होगा। देखिए प्रश्न पर कैसे उत्तर दिया गया है। वाणी किस प्रकार होती है, लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। अगर वह बदल रही है तो पहली बात तो वह स्थिर नहीं होगी, और ठीक है, और ना ही आपकी स्थायी होगी। अब दो बचता है, अस्थायी या गौण बचता है। तो वाणी क्या किस प्रकार की होती, तो वाणी यहाँ पे अस्थायी होगी, गौण नहीं होगी। तो ये हमें प्रश्न पर ही दे दिया गया है कि काफ़ी तेज़ी से बदल रहा, तो गौण नहीं बदल सकता, बदल रहा मतलब अस्थायी है। तो वाणी क्या है, अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सर्वदा सही हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट यही होता है कि हमारा अस्थायी शब्द से होगी। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा से अग्रणी कौन है। स्किनर हैं आपके चॉम्स्की महोदय जी हैं, वाइगोस्की हैं, पियाजे जी हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। सभी शिक्षक बंधुओं का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। साथियों, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है और वीवीआईपी कैटेगरी का प्रश्न पूछा जा रहा है और ये आपके एग्जाम पर आया हुआ प्रश्न है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा से अग्रणी कौन है आपके, तो आपके वाइगोस्की जी हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं, भाषा और विचार के संबंधों में चर्चा में जो अग्रणी मतलब क्या होता है, आगे हो, तो आपके वह वाइगोस्की जी हैं। अर्थात भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी आपके वाइगोस्की जी हैं और इससे आशय यह है कि भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत वाइगोस्की ने दिए हैं। और शेष इस प्रकार स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुकूलन, वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत और पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 8वां प्रश्न साथियों, द्विभाषिक बच्चे जो हैं खाली स्थान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और खाली स्थान चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। इस टाइप का जरूर 2 खाली स्थान दिए जाएंगे और 2 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित, संज्ञानात्मक सीमित, ऐसे प्रश्न दे दिए जाते हैं। बहुत अच्छा होता है, जिससे हमें बहुत ही ज़्यादा समझने में दिक्कत भी होती है और अच्छे तरीके से समझना होता है। तो जो द्विभाषिक बच्चे होते हैं वह संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंता में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। द्विभाषिक बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत जो है बेहतर होते हैं।
तो यहाँ पे हमारा जो पहले ऑप्शन में 2 दिए गए हैं ये हमारे सही हो जाएंगे। आपके अकॉर्डिंग जो भी सही हो आप लोग अपना अपना बता सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं प्रत्येक क्लास में आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। 9वां प्रश्न है, यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी लिखती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए हमेशा आप लोग देखते होंगे बच्चे जो है ऐसा करते हैं गलतियाँ, ठीक है। लकड़ी को हमेशा लकड़ी करना हो तो बड़ी री की जगह छोटी री लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसी जैसे रेलगाड़ी बड़ी ड़ी होना चाहिए अंगा वाला, तो वहाँ पे छोटी कर देते हैं। तो ऐसा अक्सर बच्चे करते हैं। एक शिक्षक के रूप में, एक भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आप सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती न हो। तो ऐसा नहीं है कि गलती कर रहा तो उसको बोल दें 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 30 बार लिखो, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जाए। एक भाषा शिक्षक के रूप में उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। इसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। जी हाँ, देखिए जब बच्चे को आप स्वयं बोलिए कि वो अपना स्वयं चुने और अपना स्वयं ठीक करने की कोशिश करे, तो क्या है आप बच्चे की मदद कर रहे हैं। तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है, उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द सही लिखना है और सुलेखा जो है उससे पूछिए कि दोनों शब्दों में अंतर क्या है। जो उसने लिखा है जो आप लिखेंगे, तो उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहें कि जहाँ आपने गलती की है उसको आप ठीक करिए। तो ये एक अच्छा कहला जाएगा। क्या होता है कि उससे जो होता है अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे, जिसमें उसमें लिखने का सुधार आ सकेगा और बच्चा जो है चाहे बालक हो बालिका अच्छे तरीके से समझ पाएगा। अगला प्रश्न है, तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या है। अक्सर आप लोग प्रश्न दे देते हैं बच्चों को कि आपके आसपास कौन से फूल हैं, तो चाहिए कल आपको होमवर्क में लिख लाना है जो भी जितने तेज महकने वाले फूल हों, सुगंधित फूल हों, उन फूलों का नाम अपनी भाषा में लिखना है, ठीक है। तो ऐसा जो प्रश्न करना, यह हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या होता है कि पाठ को अपने अनुसार संसार से जोड़ने के अवसर देना, बहुभाषिकता को पोषित करना, बच्चे की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए यह जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकता है, या बच्चे को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना, या बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानता है। देखिए ऐसी सारी चीज़ें करना सबसे प्रथम जो हमारा अभ्यासों का या हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या होता है, पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना। तो यहाँ पर आपके पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है, तो उसका समस्या जो है किससे संबंधित होगा। प्रश्न को समझिएगा। संगीता क्या कर रही है, अक्सर शब्द को उल्टा लिख रही है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ भी देती है, तो उसे लिखने में कठिनाई होगी। तो उसकी समस्या डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, दृष्टिबाधिता या डिसलेक्सिया। अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कहानी टाइप में बता दिया जाएगा 2-3 लाइन में, वहाँ पर डाल दिया जाएगा कि यह बच्चा जो है किससे समस्या होगा। तो भैया देखिए यहाँ पर एक शब्द यह लिखना, लिखना शब्द जब भी आता तो आपको पता है डिस्ग्राफिया से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या डिस्ग्राफिया से संबंधित हो जाएगी और डिस्ग्राफिया मतलब लिखने की समस्या। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन सी होती है। पाठ्यपुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली और आगमन निगमन प्रणाली। ये देखिए एमपी टेट में जो अब 2019 में एग्जाम हुआ था ना, यह प्रश्न पूछा गया था, इसलिए समझ लीजिए कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कौन होती है, आगमन निगमन प्रणाली, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ निरर्थक होती हैं, सार्थक होती हैं, पूर्ण होती हैं या साथियों अमूर्त होती हैं। प्रत्येक भाई बहन, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ साथियों, सिलेक्शन यहाँ पे 101% सर्वोपरि है, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी जो ध्वनियाँ होती हैं वह निरर्थक होती है, क्योंकि जो पहले बच्चा स्कूल आता है उसको लिपिबद्ध डायरेक्टली आप उनसे जुड़ियाँ ध्वनियाँ नहीं दे सकते हैं। सर्वप्रथम बच्चों के लिए लिपिबद्ध उनसे जुड़ियाँ ध्वनियाँ निरर्थक कहलाती हैं, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चा जो होता है भाषा सिखाने के लिए उन्हें वर्णमाला, स्वर, व्यंजन का ज्ञान कराना चाहिए।
फिर लिपि का ज्ञान, उच्चारण ज्ञान कराना चाहिए बाद में, लेकिन पहले किस चीज़ का ज्ञान? वर्णमाला, स्वर और व्यंजन का ज्ञान कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? आप लोग अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, तो आप लोगों को कमेंट करना है कि बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। बच्चों की भाषा में नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चों की भाषा तार शैली में रहती है, या बच्चों की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि बच्चों की भाषा के संदर्भ में जो हमारा कथन सही दिया गया है कि बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। जैसे मैंने कहा ना, अगर लकड़ी लिखना है तो ऐसे लिख, जैसे हमने रेलगाड़ी वाली एक आपका एग्जाम्पल देखा कि बच्चा जो है रेलगाड़ी कैसे लिख रहा है, छोटी डी लिख दे रहा है रेलगाड़ी, जबकि शुद्ध हमारा रेलगाड़ी कौन सा है? रेलगा अंगा वाला जो है बड़ी डी करना है। तो मतलब व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो 15वां प्रश्न है, ये आपके लिए हम मॉक क्वेश्चन पर दे रहे हैं कि बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा नहीं जानते हैं, अपनी भाषा का व्याकरण जानते हैं, वर्णमाला जानते हैं, या भाषा के सभी कौशलों से पारंगत होते हैं। तो बच्चे विद्यालय आने से पहले आपको बताना है, और ये बताना कि 15 में से जो भी आप लोगों का फीडबैक हो कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु के लिए। और एग्ज़ाम के पहले बहुत ही अच्छा है, आप लोग फीडबैक कीजिए इसी तरह, और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। आई होप आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन कर लिया हो, अपने टीचर्स फैमिली को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस करें। काफ़ी सारे आपके कमेंट आते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन ही नहीं मिलता है, तो आप लोग क्लासेज ज्वाइन कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए ताकि सारी क्लासेज मिल सके। और मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चारों तरफ खुशहाली फैलाते रहिए। शिक्षा ही प्रकाश है।